नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ ही अलग अलग राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस तरह कुल 417 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। उपचुनाव में 9 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, जहां लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी का पहला टेस्ट होने जा रहा है। उसी तरह झारखंड में हेमंत सोरेन तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार पर जनता का नया फैसला 23 नवंबर को आ जाएगा। महाराष्ट्र के चुनावी समीकरण पर देखिए हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े की ये खास रिपोर्ट। राजनीति के ये वो चेहरे हैं जिनका भविष्य महाराष्ट्र की जनता विधानसभा चुनावों में तय करेगी। चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है, जिसमें महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में ही चुनाव होंगे और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। The schedule for Maharashtra, this will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24, and you will notice that date of poll is Wednesday. महाराष्ट्र में अब की बार 6 सबसे प्रमुख राजनीतिक दलों में चुनावी जंग है। एक तरफ सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में 3 दल हैं, जिनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पार्टी बीजेपी और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पार्टी एनसीपी है। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इन तीनों दलों में सीटों को लेकर एक फॉर्मूला तैयार हो चुका है, जिसमें बीजेपी सबसे ज्यादा 158 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, शिंदे की शिवसेना 70 सीटों पर, जबकि अजीत पवार की एनसीपी 50 सीटों पर। बाकी 10 सीटों पर छोटे छोटे सहयोगी दलों को साधने की कोशिश बीजेपी कर सकती है। हालांकि लोकसभा चुनावों के प्रदर्शन के आधार पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्यादा सीटों की चाहत रखती है, लेकिन अभी सभी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और निशाने पर महाविकास अघाड़ी को रखा है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में शामिल तीनों दलों में भी सीटों पर माथापच्ची जारी है। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस 125 सीटों पर लड़ना चाहती है, जबकि शिवसेना यूबीटी 100 सीटों पर और शरद पवार की एनसीपी 85 सीटों पर लड़ना चाहती है। जाहिर है कि सीट बंटवारे को लेकर एमवीए के बीच पेच फंस सकता है। बुधवार को यानी कल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। जानकारी के मुताबिक 84 नामों पर यहां पर मोहर लगने के आसार है। वहीं शरद पवार की एनसीपी 19 या 20 नवंबर को 50 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक लगभग 58 ऐसी सीटें हैं जहां भी अब तक एमवीए के बीच में सहमति नहीं बन पाई है। यानी दावेदारी सबकी है, सबकी नजरें शरद पवार पर हैं और पवार की नजर चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाने पर है। आता मी या ठिकाणी काही तरुण मुलं माझा विरोध घेऊन उभे होते. माझा फोटो होता आणि त्याच्यावर लिहिलं होतं 84 वर्षाचा म्हातारा. तुम्ही काही काळजी करू नका, अजून लांब बघायचे. 84 हो 90 हो, हे म्हातारं काही थांबवत नाही. हे म्हातारं महाराष्ट्राला योग्य रस्त्यावर आणल्याशिवाय स्वस्थ बसत नाही. तुम्ही त्याची काळजी करू नका. पहले विधायकों की लड़ाई और उसके बाद मुख्यमंत्री पद पर चढ़ाई। चाहे महायुति हो या अघाड़ी, दोनों में से कोई सीएम उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा है। चुनाव के दौरान भले ही एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन चुनाव में अगर महायुति को विजय मिलती है तो भी गारंटी नहीं है कि शिंदे ही मुख्यमंत्री रहें। दूसरी तरफ एमवीए में भी मुख्यमंत्री पद का सवाल
चुनाव बाद के लिए शरद पवार की एनसीपी टालना चाहती है और कांग्रेस भी, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी चाहती है कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान हो। उद्धव ठाकरे की शिवसेना हरियाणा चुनाव का हवाला देकर मुख्यमंत्री पद का ऐलान चाहती है, जहां बीजेपी से कड़ी टक्कर में कांग्रेस हार गई। महाराष्ट्र में किसी भी हालत में सरकार बदलेगी। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार जो बनी है, मोदी, अमित शाह और सुप्रीम कोर्ट के समर्थन से जनता उसको खत्म कर देगी। इस बीच इन दो बड़े गठबंधनों के बीच प्रकाश आंबेडकर से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक दांव आजमाते हैं, लेकिन अब की बार सबकी नजरें मराठा आंदोलन को जीवन मरण का सवाल बना देने वाले मनोज जरांगे पर है कि वो लड़ते हैं या नहीं। अगर लड़ गए तो जाहिर है कि शरद पवार की मराठा राजनीति को धक्का लग सकता है। मुंबई से रौनक कुकड़े के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र में एमवीए लोकसभा चुनाव के आधार पर विधानसभा में जीत की उम्मीदें सजाकर बैठी हुई है। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे को विधानसभा की सीटों के हिसाब से देखें तो महायुति में बीजेपी को 79 सीटें, शिवसेना को 40, एनसीपी को 6 और आरएसपी को 1 सीट मिली थी, यानी कुल 126 सीटें, जबकि वोट 43.6% मिले। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें एमवीए में कांग्रेस को 63, शिवसेना यूबीटी को 57 और एनसीपी शरद पवार को 33 सीटों पर बढ़त थी, यानी 153 सीटों पर बढ़त थी और वोट मिले 43.9%। यानी ये मामला सिर्फ 0.6% वोट का है। जिस तरह हरियाणा में 0.8% के फर्क से ही खेल बदल गया, अगर उसी तरह से महाराष्ट्र में छोटे छोटे खिलाड़ियों ने वोटों का खेल बिगाड़ा तो खेल किसी भी करवट बैठ सकता है। ये खेल कैसे झारखंड में भी चल रहा है, इसको समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सत्ता से सलाखों तक, फिर सलाख से सत्ता तक आने जाने के क्रम में 5 साल बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का असली इम्तिहान अब होने जा रहा है। विपक्ष से मुकाबले से पहले इंडिया ब्लॉक में भी सीटों को लेकर तनातनी है, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती थी, लेकिन हरियाणा की हार ने उसे जमीन पर उतार दिया। जो हमारी तैयारी है, निश्चित रूप से जो हमारी सरकार ने काम किया है, उससे ये हम समझते हैं कि 13 और 20 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग लेंगे, क्योंकि जो सरकार ने किया है निश्चित रूप से लोगों में एक उत्साह है और उत्साह के मद्देनज़र वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी और जो हम चाहते हैं कि एक झारखंड को नए झारखंड के रूप में देखे, वो आपको दिखाई देगा। पिछले विधानसभा चुनावों में शर्मनाक हार के बाद बीजेपी झारखंड में सहयोगियों को साधने में जुटी है। इसीलिए बीजेपी की सहयोगी दलों सुदेश महतो के आजसू और नीतीश कुमार के जेडीयू से बातचीत आखिरी चरण में है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने फिलहाल आजसू को 8 सीटें देने का फैसला किया है। वहीं बड़का गांव की सीट पर गतिरोध है, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है कि यहां से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद पार्टी में शामिल हो सकती हैं। बीजेपी जेडीयू को खुश करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के ऐतराज के बावजूद जमशेदपुर पश्चिम सीट सरयू राय को देने को तैयार है। उसी तरह तमाड़ की सीट देने के लिए भी तैयार है, जहां से राजा पीटर उम्मीदवार होंगे। और हम पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि इस राज्य में जो पिछले 5 वर्षों में कुशासन, मिस गवर्नेंस, लूट खसोट, भ्रष्टाचार की हेमंत सरकार थी, उसके अंत की शुरुआत आज इलेक्शन कमीशन के इस घोषणा के साथ हो गई है। और चुनाव आयोग के इस घोषणा के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के होश उड़ गए हैं। वो 1 महीने ज़्यादा सत्ता में रहना चाहती थी, क्योंकि उसे पता है इसका अंतिम कार्यकाल है। तो हम चुनाव आयोग की इस घोषणा की स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र का तो हम लोग समझ सकते हैं कि उनका टाइम आ गया है, लेकिन हमारा तो 1 महीना बाकी है और ये फेस्टिवल का महीना है। यहाँ पर दिवाली है, छठ है, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं। इसमें इस तरह की बंदिश लगेगी तो बहुत दिक्कत होने वाला है। लेकिन चुनाव भाजपा जो है
भाजपा अपने हिसाब से देश चलाती है। भाजपा को शायद लगता है कि अगर ज़्यादा टाइम मिल जाएगा तो और ज़्यादा काम कर देंगे। इतना ज़्यादा काम हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने गठबंधन की सरकार में कर दिया है कि भाजपा घबरा गई है और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से चुनाव कर दिया जाए ताकि और ज़्यादा काम ना हो पाए। एक तरफ जातिगत वोटों को साधने की कोशिश है तो दूसरी तरफ लोक लुभावन कार्यक्रमों से जोड़ने का प्रयास चल रहा है। हेमंत सोरेन फिलहाल 18 से 50 साल की महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए महीने दे रही है। बीजेपी ने अपने पंचप्रण में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। हेमंत सरकार अबुआ आवास योजना के तहत 2 लाख रुपए घर बनाने के लिए देती है और उसका दावा है कि 25 लाख पक्के घरों का निर्माण हो रहा है। इसके जवाब में बीजेपी ने 2 लाख आवास देने का वादा किया है। सोरेन सरकार का दावा है कि किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ किया गया है और राज्य में 200 यूनिट बिजली मुफ्त है, जिसका लाभ 40 लाख परिवार ले रहे हैं। बीजेपी ने साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त और इससे ज्यादा सिलेंडर लेने पर 500 रुपए देने का वादा किया है। जहां सोरेन सरकार कक्षा 8वीं से 12वीं तक की लड़कियों को 20,000 की आर्थिक सहायता देने का दावा करती है, तो बीजेपी ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को 2,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया है। इन लोक लुभावन वादों के साथ ही चुनाव आयोग की घोषणा के बाद चुनावी बिगुल बज गया है, लेकिन किसको जीत का जश्न मिलेगा ये मतदाता तय करेंगे। रांची में हरिवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उपचुनाव तो 42 विधानसभा सीटों पर हो रहे हैं, लेकिन कैसे कैसे एक सीट पर मची है महाभारत, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के अलग अलग राज्यों में 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटें खाली थी, लेकिन चुनाव 9 सीटों पर ही हो रहे हैं। लेकिन फैजाबाद की जिस मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, उस पर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में 33 सीटों पर सिमटी बीजेपी के लिए अब विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव काफी अहम हो गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 13 नवंबर को वोट पड़ेंगे और 23 नवंबर को मतगणना होगी। लेकिन मिल्कीपुर सीट पर पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की याचिका कोर्ट में होने के कारण अभी चुनाव नहीं हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि मामला तो शीशा मऊ का भी फंसा है, लेकिन वहां तो चुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती, क्या माननीय न्यायालय का कोई आदेश है कि चुनाव मिल्कीपुर विधानसभा में न कराया जाए? समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से एक बात और पूछना चाहती है कि कानपुर की जिस सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है, उस सीट को लेकर इरफान सोलंकी की याचिका भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उस सीट पे इलेक्शन चुनाव आयोग फिर क्यों करा रहा है? तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा कि मिल्कीपुर सीट पे चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है और कानपुर की सीट पे चुनाव क्यों कराया जा रहा है। इस उपचुनाव को यूपी में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ मिलकर 43 सीटें जीतने से अखिलेश यादव 2027 को लेकर काफी उत्साहित हैं। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अखिलेश ने 6 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं और बाकी 4 पर भी कांग्रेस से बात करके उम्मीदवार तय होंगे। लेकिन पेच महाराष्ट्र का भी है, जहां कम से कम 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ना चाहती है। लखनऊ में पंकज झा के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।